मोदी सम्मेलन और आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के 9 साल की। 2014 जब बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई और उसके बाद 9 साल हो गए, तो इन 9 साल में कितने कमाल हुए, कितने बवाल हुए, देश को क्या कुछ मिला और विपक्ष ने क्या कुछ कहा, आज हम कवियों की जबानी इसी पर चर्चा करेंगे। स्वागत करते हैं अमित मिश्रा जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। पवन आगरी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनामिका वालिया बहुत स्वागत है। दीपक हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कहते हैं कि अगर सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानना हो तो सबसे पहले ना जनता के बीच में जाना चाहिए। तो कवियों के पास जाने से पहले मैं जरा आपको जनता के बीच में ले चलती हूँ। हमारे साथ ताई मौजूद है मेरठ से। ताई राम राम। राम राम बेटी, राम राम, जीती रहे। ताई चश्मा लग गया आपको? विकास ज्यादा हैगा बेटी, 9 साल में अंधी हो गई मैं तो चुंधिया गई। मैं असल में दोगली हूँ बेटी। अच्छा। हाँ, कांग्रेस ही पूछे तो यूँ बताऊं कि रोजगार ना मिले, वेल्डिंग का काम करूँ मैं तो। अच्छा। हाँ, और भाजपा वाले मिले तो उनको यूँ कह दूं कि तुमने विकास इतना कर दिया मेरी आंखें चुंधिया गई। तो ओहो, तो चलिए ताई, हम विकास और रोजगार दोनों का जिक्र करेंगे। जरा चची के पास भी चलते हैं। चची राम राम। राम राम बिटिया, कैसी हो? अरे सही तो कह रही है बहन हमारी, हम तो पहले ही कहे रहे इतना विकास हुआ है और ये जो है ना, ये महिला सशक्तिकरण के लिए हमको मिला है तो हम यही लगाए लिए हैं। अब जहाँ देखो वहाँ विकास 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 नजर आ रहा है। पता नहीं हमारा विकास कहाँ भाग गया, सवेरे से ढूंढ रहे हैं, हमारा विकास नहीं मिल रहा। बाकी ताई तुम्हारा विकास मिल रहा का? झूठ मत बोले, तेरा तो यूँ लगा रखा तू आंख हमारे बीच बीच में। अरे तो तू अपने ताऊ को संभाल के कहने रखी। क्यों? चलिए, विकास की बात हुई है तो जरा 9 सालों का लेखा जोखा एक बार देखते हैं। कवियों की जबानी। अनामिका जी, 9 साल में कितने हुए हैं कमाल, जरा बताइए। जाने कितने कमाल हुए हैं, क्या बात है? एक से एक धमाल हुए हैं, पूरे अब 9 साल हुए हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के, मोदी के। सभी को प्रणाम करती हूँ और ताई जी और चाची जी को विशेष प्रणाम करती हूँ। नवजोत जी, फिलहाल जो 9 साल हैं मोदी सरकार के पूरे हुए हैं, बहुत अच्छे से पूरे किए हैं। तो बीजेपी में तो जश्न का सिलसिला है और कांग्रेस का थोड़ा दिल जला है। तो एक पैरोडी से शुरुआत करती हूँ, आप सभी मजा लीजिएगा पैरोडी का। सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए हैं पूरे 9 साल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए हैं पूरे 9 साल। 24 का, हाँ 24 का, हाँ 24 का अब इंतजार आएगी क्या फिर से मोदी सरकार। हाँ 24 का अब इंतजार आएगी क्या फिर से मोदी सरकार। क्या बात है? और कांग्रेस का क्या हाल है? क्या हाल है? सीटों पे कांग्रेस का मन ललचाया, सीटों पे कांग्रेस का मन ललचाया। 14 में आएंगे ये कहना आया, 14 में आए ना 19 में वो, मोदी से सबने है झटका खाया। 24 का, हाँ 24 का फिर इंतजार आएगी क्या फिर से मोदी सरकार। हाँ 24 का अब इंतजार आएगी क्या फिर से मोदी सरकार। और एक कवि का नवजोत जी दायित्व होता है कि वो अगर सत्ता में कुछ खूबियां हैं तो उनको भी उजागर करें। हालांकि बार बार मैं ऐसा करती हूँ कि सत्ता की कमियों को उजागर करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन आज मैं सत्ता की कुछ खूबियां दिखाने का, अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहूंगी। इन 9 सालों में मोदी सरकार ने क्या कुछ अच्छा किया, वो बात आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि जन जन का बैंक में खाता खुलवाया मोदी ने। जन जन का बैंक में खाता खुलवाया मोदी ने, घर घर तक गैस सिलेंडर है पहुंचाया मोदी ने, और मुफ्त अनाज वितरण वाली स्कीम चलाई मोदी ने। भारत की जीडीपी कई गुना उठाई मोदी ने, और 56 इंची सीने वाली धाक जमाई मोदी ने। 56 इंची सीने वाली धाक जमाई मोदी ने, और कश्मीर से 370 है हटवाई मोदी ने। और क्या कुछ किया, सुनिए।
नोटबंदी करके लागू भ्रष्टाचार मिटाया मोदी ने, नोटबंदी करके लागू भ्रष्टाचार मिटाया मोदी ने, एक देश एक राशन कार्ड चलाया मोदी ने, नया संसद भवन देश में भी बनवाया मोदी ने, चीन को भी आंख दिखाकर है धमकाया मोदी ने, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कराई मोदी ने, और रामलला के मंदिर की भी नींव रखाई मोदी ने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ बातें, कुछ अरमान और भी हैं जो चाहती है जनता कि कम से कम सरकार वो पूरे करे। पवन जी। बिल्कुल, और जो कि आम आदमी का ख्वाब भी कुछ है। हाँ। अनामिका जी, आपने बात की, नवजोत जी मैं शुरू करता हूं कि आपसे मुद्दों की दरकार, हाँ। आपसे मुद्दों की दरकार, ओ मेरे देश की सरकार, हाय हाय। आपसे मुद्दों की दरकार, ओ मेरे देश की सरकार। जनता को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, जनता को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, रोजमर्रा की जरूरतों को तरसता ये हिंदुस्तान, करोड़ों नौजवानों को रोजगार की तलाश है, हाँ। करोड़ों नौजवानों को रोजगार की तलाश है, अच्छे दिनों की अभी तक अधूरी आस है, अच्छे दिनों की अभी तक अधूरी आस है, चहूं और है उसकी पुकार, ओ मेरे देश की सरकार, ओ मेरे देश की ओ सरकार, मेरे देश की सरकार। कोई तो हो जो हमारे चाक दामन को सिले, हाय हाय। कोई तो हो जो हमारे चाक दामन को सिले, आम जन को टैक्स के चक्रव्यूह से मुक्ति मिले। क्या बात है। आम जन को टैक्स के चक्रव्यूह से मुक्ति मिले, औद्योगिक घरानों की कर्ज माफी पर प्रतिबंध हो, औद्योगिक घरानों की कर्ज माफी पर प्रतिबंध हो, वरना आम जन से भी बैंक वसूली बंद हो, वरना आम जन से भी बैंक वसूली बंद हो। सपने कैसे होंगे साकार, ओ मेरे देश की सरकार, सपने कैसे होंगे साकार, ओ मेरे देश की सरकार। और मैं जीएनटी चैनल से एक प्रश्न उठाता हूं कि जब विदेशों से आयातित क्रूड ऑयल सस्ता है, कि जब विदेशों से आयातित क्रूड ऑयल सस्ता है, तो पेट्रोल डीजल के दामों से हालत क्यों खस्ता है? तो पेट्रोल डीजल के दामों से हालत क्यों खस्ता है? हर बार महंगाई का ग्राफ क्यों चढ़ जाता है, और गैस सिलेंडर का दाम हर माह क्यों बढ़ जाता है? कि गैस सिलेंडर का दाम हर माह क्यों बढ़ जाता है? मच रहा है हाहाकार, ओ मेरे देश की सरकार, कि मच रहा है हाहाकार, ओ मेरे देश की सरकार। बेशक आपके 9 साल बड़े बेमिसाल हैं, मैं सरकार से कहता हूं कि बेशक आपके 9 साल बड़े बेमिसाल हैं, पर आज भी 80 करोड़ लोगों के बुरे हाल हैं, पर आज भी 80 करोड़ लोगों के बुरे हाल हैं। सिर्फ फ्री का राशन समस्या का हल नहीं है। आपने बात की अनामिका जी कि सिर्फ फ्री का राशन समस्या का हल नहीं है, उनका आज अच्छा हो सकता है पर सुनहरा कल नहीं है। बिल्कुल, उनका आज अच्छा हो सकता है पर उनका सुनहरा कल नहीं है। हमको मत करो लाचार, ओ मेरे देश की सरकार, ओ मेरे देश की सरकार। बहुत बढ़िया पवन जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन देखिए, इन 9 सालों में जब हम सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, तो एक और बात है जिसका जिक्र करना जरूरी है कि हिंदुस्तान का परचम कैसे दुनिया में लहराया, कैसे दुनिया ने देखा कि अब आने वाली जो सदी है वो हिंदुस्तान की हो सकती है, और उसका संकल्प कैसे लिया गया था, उस पर भी अनामिका जी बात करते हैं। कुछ पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। जिंदा है ये ज़मीर स्वाभिमान जिंदा है, वाह, जिंदा है ये ज़मीर स्वाभिमान जिंदा है, भारत में जन्म लेने का अभिमान जिंदा है, भारत में जन्म लेने का अभिमान जिंदा है। नेताओं के भाषण में मजहबों की बात है, कवियों की कविता में हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदा है, ये बहुत जिंदा है ये ज़मीर स्वाभिमान जिंदा है, भारत में जन्म लेने का अभिमान जिंदा है। नेताओं के भाषण में मजहबों की बात है, कवियों की कविता में हिंदुस्तान जिंदा है, कवियों की कविता में हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
नवजोत जी, एक बात तो सब जानते हैं कि 1947 में देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान देश से पैदा हुआ, लेकिन ये बात बहुत कम लोग दीपक जी जानते होंगे कि इस देश के अब तक कुल 15 टुकड़े हो चुके हैं। हमने 15 देशों को अब तक जन्म दिया है। कैसे ये अखंड भारत कुछ गद्दारों की वजह से और कुछ विदेशी हमलावरों की वजह से खंड खंड होता गया, उस इतिहास को मैं रखने का प्रयास करती हूँ। सुनिए, स्वागत। भारत में लाहौर, कराची, काबुल और कंधार रहा। कितना विस्तृत है ये भारत कि भारत में लाहौर, कराची, काबुल और कंधार रहा। श्रीलंका और म्यांमार तक सीमा का विस्तार रहा। अपनी अखंडता के तो दुनिया भर में गूंजे किस्से थे। ईरान, भूटान, नेपाल, तिब्बत सब अपने ही हिस्से थे। ये मानो कि आधा विश्व भारत में समाता था। एक समय था अपना भारत विश्व गुरु कहलाता। उसके बाद कैसे धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। कुछ विदेशी हमलावर के कदम पड़े फिर माटी पर, कुछ विदेशी हमलावर के कदम पड़े फिर माटी पर, और देश के गद्दारों ने वार किए फिर छाती पर। सिकुड़ सिकुड़ कर सीमा का आकार यूं घटता चला गया। खंड खंड सा हो टुकड़ों में देश ये बढ़ता चला गया। और अपने ही आंगन में तो हमने कुछ सांपों को पाला था और 15-15 देशों को हमने पैदा कर डाला था। सुनिए क्या बात कि जयचंद दो के वंशज अब भी इसी देश में रहते हैं। वर्तमान की बात बिल्कुल। देश की राजधानी से कुछ वर्ष पहले एक नारा उठा, भारत तेरे टुकड़े होंगे। एक बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग खुद इस देश के टुकड़ों पर पलते हैं वो भारत के टुकड़े करने की बात कहते हैं। तब कहती हूँ कि जयचंद दो के वंशज अब भी इसी देश में रहते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे चीख चीख कर कहते हैं। कोई देश से गद्दारी की सीमाएं है लांग रहा। कोई पाक का झंडा थामे कश्मीर है मांग रहा। कोई मुद्दे उठा रहा है असम की आजादी के। कोई नारे लगा रहा है भारत की बर्बादी। और कौन इन देशद्रोहियों को उकसाता है उसके पीछे सुनिए कि नेता भी आगे आकर सांपों को दूध पिलाते हैं। नेता भी आगे आकर सांपों को दूध पिलाते हैं। दंगों की तीली सुलगाकर पूरा देश जलाते हैं। भाई ने ही भाई का हाय गला था काट दिया। 47 का इतिहास कहती हूँ। भाई ने ही भाई का हाय गला था काट दिया। मजहब धर्मों के नामों पर पूरा देश बांट दिया। देशद्रोह करने वालों को इनका मिलता साथ रहा। बहुत कड़वी बात कह रही हूँ। देशद्रोह करने वालों को इनका मिलता साथ रहा और 47 के बंटवारे में नेताओं का हाथ रहा। बहुत अच्छे। 47 के बंटवारे में नेताओं का हाथ रहा। और कितनी जरूरत है वर्तमान समय में देश की एकता को बचाए रखने की। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कहती हूँ अंतिम पंक्तियों में कि इतिहास भी गद्दारों को माफ नहीं कर पाता है। इतिहास भी आज भी जब इतिहास उठाकर देखिए गद्दारों की बात होती है जयचंद का नाम आता है। इतिहास भी गद्दारों को माफ नहीं कर पाता है। गद्दारी के दागों को वो साफ नहीं कर पाता है। अपनी भूलों को हरगिज अब फिर से ना दोहराएंगे। अपनी भूलों को हम फिर हरगिज ना अब दोहराएंगे। अपना अमर तिरंगा अब आकाश तलक लहराएंगे। गर अब के भी ना जागे तो उपहास हो जाएंगे। इतिहास से ना सीखा तो इतिहास हो जाएगा। बहुत बढ़िया राधिका जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। तो चलिए मोदी सरकार के 9 साल और उन उपलब्धियों का जिक्र हम कर रहे हैं। और वैसे आपको एक और बात बताएं कि 24 भी दूर नहीं है। तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और जैसा कि हमारे साथ सियासतदान भी मौजूद हैं, यानी हर जगह पर कहीं ना कहीं भानुमति के कुनबे को जोड़ने की कोशिश हो रही है। वो कुनबा कितना जुड़ेगा, क्या वो रंग लाएगा 24 में या नहीं रंग लाएगा। मेरे को अभी आवाज दीदी की सुनाई दी थी। तो दीदी क्या तैयारी है? मैंने सुना है कि आप केजरीवाल जी के साथ जा रही हैं। It is going to be issue-based politics, and my support will be on issues. What this government and this particular person is doing is he is trying to fracture the opposition. He will not succeed this time. He is not going to succeed, and I will make it happen that he does not succeed. नहीं, पर ये बताइए ना, कौन लीड करेगा आपकी टीम को? जिसका सबसे ज्यादा सीट आएगा वो लीड करेगा। जिसका सबसे ज्यादा सीट आएगा, हमारा आएगा हम करेगा, कांग्रेस का आएगा कांग्रेस करेगा। कांग्रेस तो आई नहीं रही आपके साथ में। अरे नहीं आए तो, लेकिन एक गठबंधन तो बनेगा ना। अच्छा, किसी का नहीं आया, चलो बीजेपी का आएगा तो बीजेपी लीड करेगा।
शाह जी भी बैठे हैं। देखो दीदी, ये जो अंग्रेजी बोलकर आप इंप्रेशन झाड़ रहे हो, तो हम क्या करेंगे? अरे भाई मुखर्जी नगर में 1200 रुपए में 3 महीने में ऐसी अंग्रेजी सिखा देते हैं जैसी बोलकर आप इम्प्रेस बोल के एक लाइन बोल के दिखाओ। आई डोंट वांट टू इंटरप्रेट। हम गृह मंत्रालय की तरफ से आपको दीदी 9 साल पूरे हुए हैं, खुशी का मौका है। आप भी उसी 9 साल के अंदर आती हो, उसी देश में आते हो। आपको पता नहीं क्यों आप ऐसे रूट कर पूरे कुंभ में से अलग हो जाती हो। देश की छाती का सवाल है। देश के विकास, अनामिका जी ने कहा है कि बहुत सारे देश को हमने पैदा किया है, हम उनको दोबारा मिला सकते हैं, पर इतना राशन फ्री कौन देगा भाई? अच्छा चलिए बधाई दे दीजिए उनको, उनके 9 साल पूरे हुए। नहीं तो उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन है हमारा। दिल से कबूल करते हैं आपका बधाई को। हाँ तो अब पिछली बार हम प्रधानमंत्री के लिए सॉल भेजा था, इस बार तुम्हारे लिए भेजेगा। 9 साल के 9 कमाल के साथ साथ वो कौन से 9 बवाल हैं जो विपक्ष को नजर आए? पवन जी से जानते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सारी चीजें अच्छी नहीं हुई हैं 9 साल के अंदर। वैसे तो वो कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनको मैं खड़ा कर रहा हूं कि सच कहने में हमेशा हमको दक्ष होना चाहिए। अच्छा, सच कहने में हमेशा हमको दक्ष होना चाहिए। दिल की बात कहने को घर में एक कक्ष होना चाहिए। और बेशक लाए थे हम बड़ी मजबूती से इस सरकार को, पर मन की बात कहने को मजबूत विपक्ष होना चाहिए। पर मन की बात कहने को मजबूत विपक्ष होना चाहिए। और मैं एक बात और बताता हूं, एनआरसी, सीए ऐसे मुद्दे रहे इस देश के अंदर जिन्होंने देश में बहुत बवाल कराया। तो मैं बात करता हूं कि चेहरा, मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि चेहरा बेशक साफ हो पर आईने पर गर्द देते हैं। कि चेहरा बेशक साफ हो पर आईने पर गर्द देते हैं। सियासी माहौल को कभी गर्म कभी सर्द देते हैं। और नागरिकता संशोधन बिल लाने में जल्दबाजी हुई थी, मानिए कि बिना तैयारी के फैसले बहुत दर्द देते हैं। कि मानिए कि बिना तैयारी के फैसले बहुत दर्द देते हैं। और आपको पता होगा, उन्होंने कहा था, जैसे आप भी मिलाने की बात कर रहे हैं पूरे, और उन्होंने कहा था कि हम दूसरे देश के लोगों को भी नागरिकता देंगे, दूसरे देश के लोगों को भी हम नागरिकता देंगे। तब कहना चाहता हूं मैं नवजोत जी कि नित नए फैसलों से सुर्खियों में छा रहे थे। नित नए फैसलों से सुर्खियों में छा रहे थे। पता नहीं क्यों हम पर इतने सितम ढा रहे थे। और पुरानी बहू के लिए घर में कमरा नहीं था और तुम नई बहू को घर में ला रहे थे। कि पुरानी बहू को रहने के लिए घर में कमरा नहीं था और तुम नई बहू को घर में ला रहे थे। जिधर भी आपने चाहा आदमी बस चलता चला गया। हमने अपने शीर्ष नेतृत्व से कभी नहीं पूछा कि जिधर भी आपने चाहा आदमी बस चलता चला गया। जिस सांचे में भी ढला ये देश ढलता चला गया। आप उलझाए रहे हमें बस दूसरे ही मसलों में, पर आर्थिक ग्राफ आपके हाथ से फिसलता चला गया। पर आर्थिक ग्राफ आपके हाथ से फिसलता चला गया। कि माना कि अब देखिए, एक जीएसटी मुद्दा आया। केवल 2 मुद्दे ऐसे थे इस देश के अंदर, नोटबंदी और जीएसटी, जिनको कि सरकार ने बड़ा क्रांतिकारी मुद्दे बताया, लेकिन इन 2 मुद्दों पर कभी वोट नहीं मांगा। तब कहता हूं जो है वो 2000 रुपए नोट की जो है वो जैकेट बनवा ली है। तब कहता हूं कि माना कि जीएसटी से तुमने अर्थव्यवस्था का रुख मोड़ दिया। माना कि जीएसटी से तुमने अर्थव्यवस्था का रुख मोड़ दिया, पर कुछ चीजों में तुमने जनता का दिल भी तोड़ दिया। पर कुछ चीजों में तुमने जनता का दिल भी तोड़ दिया। घरेलू सिलेंडर को तो आप जीएसटी में ले आए, पेट्रोल डीजल को इस दायरे में लाने से क्यों छोड़ दिया? कि पेट्रोल डीजल को इस दायरे में लाने से क्यों छोड़ दिया? गायब हैं सुर सारे। देखिए, अभी एक जिक्र करता हूं जो अभी ताजा घटना हुई है कि गायब हैं सुर सारे पर तानसेन की बात करते हैं। गायब हैं सुर सारे पर तानसेन की बात करते हैं। जब देखो हर वक्त लेन देन की बात करते हैं। 1-2 के नोट को भी पटरी पर ला नहीं पाए, पर जब देखो वो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। पर जब देखो वो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। माना कि आप बहुत बड़े शाहकार हैं। मैंने पूरे 9 बवाल लिए हैं 9 साल के, कि माना कि आप बहुत बड़े शाहकार हैं, माना कि आप बहुत बड़े शाहकार हैं, पर किसान आंदोलन के भी जिम्मेदार हैं। पर किसान आंदोलन के भी
जिम्मेदार हैं। धरने पर उनकी शहादतों से भी नहीं पिघले। मानिए आप बड़े घरानों के पैरोकार हैं। मानिए आप बड़े घरानों के पैरोकार हैं और अरबों रुपयों से बनी नई संसद का शोर है। नई संसद के बारे में तमाम बातें उठी तब कहता हूं कि अरबों रुपयों से बनी नई संसद का शोर है। विपक्षी दलों का नहीं चलता उस पर कोई जोर है और सेंगोल हाथ में ले राजा हम बन बैठे हैं। कि सेंगोल हाथ में ले राजा हम बन बैठे हैं। लोक सत्ता की राज सत्ता के हाथ में अब डोर है। लोक सत्ता की अब राज सत्ता के हाथ में अब डोर है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल ताजी ताजी घटना है और यदि इस जीएनटी चैनल से मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा तो मुझे लगता है कि बात अधूरी रहेगी। कि अब तक नहीं पसीजे हम उन आंसुओं के झरने पर, अब तक नहीं पसीजे हम उन आंसुओं के झरने पर, आखिर क्यों नतमस्तक हैं हम आरोपी की ड्योढ़ी पर। आखिर क्यों नतमस्तक हैं हम आरोपी की ड्योढ़ी पर। पदक जीतकर सकल विश्व में देश का नाम बढ़ाया है। न्याय मिले हर बेटी को, बैठे ना कोई धरने पर, बैठे ना कोई धरने पर। तो का जिक्र, 9 सालों का जिक्र, अब अमित जी जब हम 9 सालों का जिक्र कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर चर्चा प्रधानमंत्री की भी करनी होगी, क्योंकि अगर हम 9 साल अभी तक कितनी उपलब्धियां हुई हैं उसकी चर्चा हो रही है, तो फैसला जिसने लिया है उसका जिक्र भी बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल नवजोत जी, मैं हरियाणा से आती हूँ। हमारे हरियाणा में एक बहुत प्रसिद्ध गीत है 52 गज का दामन। तो आपको याद होगा, ताई जी आपको भी याद होगा कि ताई तो खुद कुछ समय पहले मोदी जी ने 52 गज का दामन पैर मटक चालूंगी। ताई जी को पता है गीत, बिल्कुल ताई जी। बहुत मत क्यों बेटा मैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मोदी जी ने बहुत अपनी लंबी सी दाढ़ी रखी थी, तो वहां पर वो 52 गज के दामन की बजाय मैंने 52 गज की दाढ़ी कर दिया है। तो आप गीत का आनंद उठाइएगा। ज्यादा लंबी होगी किस तरह से ज्यादा लंबी, क्योंकि 56 इंची उनका सीना है, तो दाढ़ी भी थोड़ी लंबी होनी चाहिए जिनका 56 इंच का सीना है। तो गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ। इस बार वो कैसे अपील कर रहे हैं 2024 में जनता से, क्या कह रहे हैं मोदी जी, सुनिए। झंडा हाथ में उठाऊं, नारा राम का लगाऊं, अमित शाह ने बुलवाऊं, फिर रैलीकरण में जाऊं। अमित शाह ने बुलवाऊं, फिर रैलीकरण में जाऊं। सीट जीतने में कोई ना कसर घालूंगा, 52 गज की दाढ़ी रख के मटक चलूंगा। 52 गज की दाढ़ी रख के मटक चलूंगा। और क्या कह रहे हैं तमाम विरोधियों से, सुनिए। हो सबने लागे घनी मिर्ची, भगवा कुर्ता जब मैं पहरूं, विरोधी दुबके पेड़ों पाछे जब मैं हवा की तरह लहरूं। ले पे उनके मैं मूंग डालूंगा, 52 गज की दाढ़ी रख के मटक चलूंगा। ओ 52 गज की दाढ़ी रख के मटक चलूंगा। और क्या कह रहे हैं जो हमेशा से वो कहते हैं, मित्रों सुनिए। हो मित्रों जोखे वोट देके मन चौकीदार बना दो, अच्छे दिन भी ले आऊंगा पर मेरी सरकार बना दो। अच्छे दिन भी ले आऊंगा पर मेरी सरकार बना दो। थारे खाते में, ताई जी, थारे खाते में मैं 15 लाख डालूंगा, 52 गज की दाढ़ी रख के मटक चलूंगा। ओ 52 गज की दाढ़ी रख के मटक चलूंगा। ओ 52 गज की दाढ़ी रख के मटक चलूंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझे एक बात बताऊं तुझे बेटी जी, जब इतनी लंबी दाढ़ी होगी तो सीधा चलो भी ना जाए, मटक नहीं पड़ेगा। कि विरोध जब हम करते हैं, विरोध सही चीजों पर होना चाहिए और उसी को हम कहते हैं कि वो विपक्ष की आवाज है। अब इन 9 सालों में देश पर बहुत सारी आपदाएं आई और सबसे बड़ा तो कोरोना काल, और उस कोरोना काल में किस तरीके से देश डगमगाया नहीं और किस तरीके से सरकार ने काम किया, उसकी भी चर्चा यहाँ जरूरी हो जाती है। देखिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कभी का धर्म होता है सारी बातों को रेखांकित करना, और इतनी बड़ी चीजों के बाद भी यदि हम अपने अस्तित्व को लिए खड़े हैं आज, तब मैं पढ़ता हूं कि राजतंत्र को लोकतंत्र का मतलब समझाया है। कि राजतंत्र को लोकतंत्र का मतलब समझाया है। हर मुश्किल को हमने आसान बनाया है। हर मुश्किल को हमने आसान बनाया है। मंदी के चक्रव्यूह में भी हम कई बार फंसे हैं।
कोरोना की छूटग्रस्त से बारंबार हंसे हैं। पाक और चीन की कारगुजारियां भी झेली हैं। हमने सरहद पर खून की खूब होलियां खेली हैं। फिर भी सकल विश्व में हमने डंका बजवाया है। फिर भी सकल विश्व में हमने डंका बजवाया है। हर मुश्किल को हमने आसान बनाया है कि हर मुश्किल को हमने आसान बनाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब पवन जी। तो चलिए, सरकार के 9 साल की उपलब्धियां और उन 9 सालों में विपक्ष को क्या कुछ पसंद नहीं आया, इसी पर था हमारा ये कवि सम्मेलन। अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।